नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज पर फटाफट खबरें। शारदा सहायक खंड 32 में पानी न आने की शिकायत लेकर जनपद के किसान लोकतांत्रिक जन एकता समिति के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में संगठन के अध्यक्ष राजद नेता ने कहा कि नहर में पानी न आने से किसान परेशान हैं और उनकी खेती किसानी प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 70% किसान अपने खेतों में गेहूं की बुआई 5 से 15 नवंबर के मध्य कर चुके हैं। इसके लिए खेतों को सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन अब तक सिंचाई विभाग द्वारा पानी ने न छोड़ा जाना अच्छी में लापरवाही को दर्शाता है। शीघ्र ही उक्त नहर में पानी न छोड़ा गया तो उस किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर किसानों को समय से पानी नहीं मिलता है तो समिति मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा राजनीति यादव ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से आजमगढ़ जिले में 70% किसानों की खेती जो है नहरों के सहारे होती है और जिसमें शारदा सहायक खंड 32 सहित दर्जनों नहरें हमारे आजमगढ़ जिले से होकर के गाजीपुर तक जाती हैं, सुल्तानपुर से होकर के आती हैं। शारदा सहायक खंड 32 में प्रमुख नहर है। इसमें सर नवंबर महीने में सिल्ट सफाई होती है। नवंबर महीने के बाद सिल्ट सफाई के बाद 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नहरों में पानी आ जाना चाहिए था। चूँकि गेहूं की फसल जो होती है 21 दिन में उसकी सिंचाई होना अनिवार्य होता है। अगर 21 दिन के अंदर में अगर सिंचाई नहीं होती है तो गेहूं की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आज 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक 75% किसान अपनी गेहूं की बुआई कर चुके हैं, लेकिन आज 26 दिसंबर 2020 तक आजमगढ़ सहित पूर्वांचल की किसी नहर में पानी न होने के कारण किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। 80% गेहूं की फसलें सूख गई। आज हम लोग जिलाधिकारी के सामने, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो हमारे किसानों को पानी नहीं दे पाए, हमारी फसलें बर्बाद की। सरकार कहती है कि हम किसानों के आय को दूना करेंगे और ये जो है कि हमारे फसलों को सिंचाई ना करके बर्बाद कर दिए। आज हमारी फसलें बर्बाद होने से किसानों की आमदनी जीरो से भी -0 में जा रही है। हम ये चाहते हैं सर कि जितनी भी शारदा सहायक खंड 32 सहित आजमगढ़ जनपद से लेकर जितनी भी नहरें गुजरी हुई हैं, सब नहरों में अविलंब तुरंत 3 दिन के अंदर में पानी छोड़ा जाए। और अगर ये हमारी जो फसलें बर्बाद हुई है 15 दिसंबर से लेकर के 5-10 दिसंबर के बाद जो लेट की है शारदा सहायक खंड 32 के अधिकारी लोग पानी छोड़ने में, फसलें बर्बाद हुई है, अविलंब जितने भी नहर विभाग के अधिकारी हैं उनको तत्काल बर्खास्त करते हुए और सिंचाई मंत्री को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमारे किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई है इस पर मैं सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि उनको तत्काल उनको मुआवजा दिया। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहुआ मुस्तफाबाद गांव में दबंग जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इसकी जानकारी के भूस्वामी को जब हुई, वे मौके पर जाकर दबंगों को रोकने का प्रयास किया। यही बात जमीन पर कब्जा करार दबंगों को नागवार गुजरी और उन्होंने बुजुर्ग महिला को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित जब गंभीरपुर थाने पर पहुंची तो एसओ ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। कई बार थाने का चक्कर काटने के बाद भी कार्रवाई न होने पर निराश बुजुर्ग दंपत ने एसपी कार्यालय पहुंच एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में बुजुर्ग महिला सुरजा देवी ने बताया कि गांव के कुछ लोग काफी मनबड़ दबंग किस्म के हैं। वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। हमने जब इसका विरोध किया तो 2 लोगों ने मुझे मारा पीटा और भगा दिया। थाने पर शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने से हम लोग एसपी साहब से गुहार लगाने आए हैं। क्या कुछ कहा सुरजा देवी ने, सुनवाते हैं। मिला में उसका वो तरफ घर है, हमारा ये तरफ घर है। हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा था। मैं बोलने गया, लगा हमको मारने। कौन मारने लगा, नाम बताइए। वो ये मारने लगा बिकू राय। थाने पर गए थे तो बोले जाओ जाओ एसओ साहब हटाओ भगाओ। आजमगढ़ में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा आयोजित गोष्ठी में जिले के मंगलम मैरिज हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन करते हुए सचिव बद्री प्रसाद गुप्त, एडवोकेट और परिषद के अन्य पदाधिकारियों द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। अध्यक्ष रमाकांत वर्मा के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान भारत विकास परिषद शाखा, वीरांगना शाखा, आदर्श शाखा, एलीट शाखा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और साथ ही में सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया और पुरस्कार वितरण का भी कार्य किया गया।
इस अवसर पर बद्री प्रसाद गुप्त ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री बने और उनका जो सपना था उन्होंने साकार किया और जो भी उनके अधूरे सपने हैं वह अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा के अध्यक्ष रमाकांत वर्मा, सचिव बद्री प्रसाद गुप्त, कोषाध्यक्ष उमेश सिंह, महिला संयोजिका पूनम सिंह, अलका राय, छाया अग्रवाल, आशा वर्मा, किरण अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। विकास परिषद मुख्यतः अपनी भारतीय संस्कृति और जो हमारे रीति रिवाज हैं, तीज त्यौहार हैं, उनको इस जनमानस में अच्छी तरह पुनः स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। आज जो विदेशी संस्कृति और विदेशों से आ रही हैं वो हमारे समाज को बिगाड़ रही हैं। हमें उसके लिए प्रयासरत रहते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं कि जो हमारी महापुरुषों की जयंतियां हैं और जो हमारे आराध्य देव हैं उनके प्रति हमारी आने वाली संतानें, हमारा जो समाज है वो जागरूक हो और उसके अंदर ये भावना जगे कि हम अपने देश के प्रति समर्पित होकर देश सेवा का कार्य करते हुए अपनी संस्कृति को बचाए रखें। इसके लिए भारत विकास परिषद विभिन्न प्रकार के आयोजन करता रहता है। उन्हीं में से आज का ये आयोजन महापुरुष जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम तो मुख्यतः मालवीय जी, अटल जी के व्यक्तित्व पे आधार करके एक चिंतन है और उसके साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी जोड़े गए हैं। इस तरह का कार्यक्रम कराने का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य जो मेरी समझ में है और जो भारत विकास परिषद के मूल में है वो ये है कि हम सबको जागृत करना चाहते हैं अपने देश के महापुरुषों के प्रति। अपने देश की जो संस्कृति है उसकी महानता को सब लोग जानें और किसी भी अपसंस्कृति से प्रभावित होकर के अपनी संस्कृति को न भूलें। ये उसकी मुख्य हमारे अंदर ये जो भावना उत्पन्न होनी चाहिए, इसके लिए जो प्रयास है। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑपरेशन कैंप का आयोजन था, जिसमें अव्यवस्था के बीच ऑपरेशन महिलाओं का देर शाम तक किया गया। महिलाओं के सोने के खाट की जगह जमीन पर सुलाया गया, देर रात तक उनके घरों में भेजा गया। तहसील मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए दिन अव्यवस्था का आलम रहता है। शुक्रवार को नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया था, जहां सुबह से ही बगैर खाए पिए मरीजों के साथ उनके परिजन भी समय से आ गए थे, लेकिन ऑपरेशन टीम लगभग 4 बजे के बाद आई। 60 महिलाओं का ऑपरेशन होना था। रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ऑपरेशन 5 बजे शुरू किया गया, जो लगभग 7 बजे तक चलता रहा। शाम और उनको अस्पताल में सोने के लिए व्यवस्था नहीं थी। जमीन पर लेटकर किसी तरह महिलाएं कराहती रही। महिलाएं उनको रात्रि में आने जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह अपनी व्यवस्था से घर पहुंच रही थी। परिजनों में काफ़ी आक्रोश था। उनका कहना था कि अव्यवस्था के साथ ठंड में ऑपरेशन किया जा रहा है। वो भी समय से नहीं किया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव मिश्रा से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र विश्वकर्मा से बात नहीं हो सकी। शाम 7 बजे कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं था, जबकि महिलाएं और परिजन परेशान थे। आजमगढ़ जिले में यूं तो परिषदीय विद्यालयों में स्पर्धा के चलते शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, तो एक कंपोजिट विद्यालय सरायमीर ने एक अलग छाप छोड़ी है। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास हो या फिर मोहल्ला क्लास, सबसे शासन के आदेश से पहले अग्रणी भूमिका निभाई है। इस विद्यालय में व्यवस्था के हिसाब से प्रवेश पूरा हो चुका है। यह जिले में तीसरी बार सफलता है। वाराणसी में शुक्रवार शनिवार 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी कार्यशाला में यह विद्यालय छाया रहा। इस सफलता में अभिमन्यु के साथ प्रिया राव, भवानी सिंह, रश्मि मौर्य आदि का सराहनीय योगदान रहा। क्या कुछ कहा शिक्षिका प्रिया राय ने, आपको सुनवाते हैं। दोनों के घोर अभाव के बावजूद प्राथमिक विद्यालय सरायमीर द्वितीय की शिक्षण व्यवस्था से प्रभावित होकर के क्षेत्रीय जनता ने अपने बच्चों का नाम कॉन्वेंट विद्यालय से कटवा करके प्राथमिक विद्यालय सरायमीर द्वितीय में करवाया। गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के कारण छात्रों का नामांकन निरंतर बढ़ता रहा। बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हमें नो एडमिशन का बोर्ड लगाना पड़ा। क्षेत्रीय जनता का इस विश्वास के लिए प्राथमिक विद्यालय सरायमीर द्वितीय हृदय से आभार प्रकट करता है और वादा करता है कि आपके बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय सरायमीर द्वितीय निरंतर प्रयासरत रहेगा। मुंबई से खबर है, जहां महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक विदेश से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर 7 दिन और 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री ने फिर से विचार करने का निवेदन पत्र लिखकर किया है।
इस बारे में कहते हुए अबू आसिम आजमी ने कहा कि विदेशी पैसेंजर अगर गोवा, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली एयरपोर्ट आकर वहां से फ्लाइट, ट्रेन या बाई रोड मुंबई आए तो उसके लिए कोई क्वारंटाइन नहीं। यदि एक व्यक्ति दूसरे देश से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो उसे 14 दिन अपने खर्चे पर उसे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर वही व्यक्ति मुंबई एयरपोर्ट ना उतर के दूसरे एयरपोर्ट पर उतर के मुंबई आया है तो वह फ्री है, उसकी कोई जांच नहीं, जबकि ये एहतियात कोरोना के नए उत्परिवर्ती विषाणु ना फैल पाए इसलिए किया जा रहा है। यदि आप सोचते हैं कि क्वारंटाइन करने से कोरोना की रोकथाम होगी तो यह कैसे मुमकिन है। तथा उन्होंने गल्फ देशों से जो मजदूर छुट्टी पर आ रहे हैं उनके बारे में बताते हुए कहा कि गल्फ देशों से ज़्यादातर काम करने वाले मजदूर छुट्टी में अपने देश वापस आ रहे हैं और जो एक रुपया जमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उन्हें भी अपने पैसों से क्वारंटाइन होना है। यदि वो मुंबई ना आकर अहमदाबाद या बेंगलोर या दूसरे किसी एयरपोर्ट पर आकर मुंबई फ्लाइट या ट्रेन से आएँ तब भी उनका ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के साथ आप ये बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। और क्या कुछ का सुनवाते हैं। महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी महाराष्ट्र में आएगा तो एयरपोर्ट पे उसको 7 दिन और 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा और क्वारंटाइन उस आदमी को अपने पैसे से उसका पूरा का पूरा होटल का बिल देना होगा। मैं समझता हूं कि उद्धव जी ने महाराष्ट्र में कोरोना बीमारी फैलने ना पाए और अभी जो इंग्लैंड में मिला है उसकी वजह से और ज़्यादा प्रिकॉशन लिया, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए अगर आप मुंबई में उतरे आप तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा और आप मुझे मुंबई जाना है, लेकिन मुंबई जाने के बजाय मैं अगर चला जाऊं बेंगलोर, अहमदाबाद, गोवा, किसी एयरपोर्ट पर नज़दीक एयरपोर्ट पर जा उतरूं और वहां से कोई फ्लाइट पकड़ूं लोकल डोमेस्टिक और फिर मुंबई आऊं तो मुझे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है? तो हर चीज़ सोच विचार के होना चाहिए। एक आदमी लंदन से आया और उसे मुंबई जाना है और मुंबई में कोरोना, उसकी वजह से मुंबई में कोरोना फैल सकता है इसलिए प्रिकॉशन दिया जा रहा है, लेकिन वो आदमी मुंबई आने के बजाय किसी और एयरपोर्ट पे आकर के डोमेस्टिक फ्लाइट से मुंबई आ जाए या बाई रोड आ जाए या बाई ट्रेन आ जाए तो उससे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे नौकरी करते हैं, बहुत कम तनख्वाह मिलती है उनको और उनको अपने घर जाना है। अब उनको महाराष्ट्र आना है। अब अगर मुंबई उतरेंगे तो 7 दिन या 14 दिन जो सरकार ने तय किया है उससे उनके पैसे से उनको वहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन वो अगर और कहीं जाएंगे तो उनको और एक और टिकट खरीदना पड़ेगा दूसरे एयरपोर्ट का। तो ये एक पब्लिक पे भार है और मुझे लगता है कि इसमें कहीं से भी कोरोना की रोकथाम नहीं हो पा रही है। मैं आदरणीय उद्धव जी से कहना चाहता हूँ कि जरा इस पे एक बार और विचार कीजिए। जबरदस्ती पब्लिक के ऊपर अगर कुछ बोझ पड़ रहा है, एक ऐसा माहौल बन रहा है, डर का माहौल बन रहा है और उससे मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कोरोना की रोकथाम हो रही है, तो उस पर सरकार को कुछ न कुछ पुनर्विचार करना चाहिए। ये मेरी सरकार से दरखास्त है। नवंबर माह का वेतन ना मिलने से नाराज संविदा पर तैनात विद्युत कर्मियों ने आज सिधारी स्थित हार्डल में कार्य बहिष्कार कर विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि नवंबर माह का वेतन ना मिलने की शिकायत हमने कई बार की, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिला, जिससे थक हार कर हम लोगों का आज कार्य बहिष्कार कर धरनारत हैं। अगर 2 जनवरी तक वेतन नहीं आता है तो हम लोग इससे भी बृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या कुछ कहा क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। कर्मियों का वेतन जो है, नवंबर का वेतन अब तक नहीं मिला है। आज 26 तारीख हो गया है। इसके पहले मैं नोटिस दिया था, 19 तारीख को भी नोटिस दिया था, उससे पहले भी 11 तारीख को नोटिस दिया था। तो नोटिस दिया तो कोई आश्वासन मिला था? आश्वासन मैंने दिया था कि मतलब नहीं मिलती है, तो आश्वासन अधिकारी दिए थे कि हाँ सैलरी दिला दी जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अब तक सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से मजबूर होकर के जो है हम लोग को कार्य बहिष्कार करके यहाँ पे जो है ये धरना करना पड़ा। ये धरना कब से चल रहा है? आज जो है कि अभी आश्वासन आलोक दुबे जो कंपनी के ओरियन कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं, श्री आलोक दुबे ने आश्वासन दिया है कि बुधवार यानी 30 तारीख से सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, तो 30-31 तक सबकी आ जाएगी। तो मैं एक को भी मौका दे रहा हूँ, 1 तारीख को जो है कि 1 जनवरी है, इसलिए मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। तो 2 तारीख को जो है बृहद कार्य बहिष्कार होगा। यदि सैलरी नहीं आती है तो ईट सीट बजा दिया जाएगा। आप पूरे जिले में जो है कि सप्लाई यदि गड़बड़ होती है उसके जिम्मेदार ओरियन कंपनी और प्रबंध तंत्र होगा।
इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पुलिस ने लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, तो वही उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं लूट से संबंधित वाहन बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन व अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के आदेश निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी वैभव कुमार पांडे के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ अभियान में नगर कोतवाली पुलिस जुटी थी। तभी पुलिस को मुखबिर से विकास समय में फाइनेंस कर्मी के साथ लूट एवं एक ओवरब्रिज के नीचे से बाइक चोरी के अपराधियों के क्षेत्र में होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने स्वाट एवं सर्विलांस टीम के साथ टीम का गठन करते हुए नगर कोतवाली क्षेत्र के मोदी नगर रोड स्थित जिला अस्पताल के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। जिसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से जहां भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया, तो वही लूट व चोरी संबंधित वाहन भी बरामद किया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने यह खुलासा किया है। आपको बता दें कि इसके लिए उन्होंने पुलिस टीम को 15,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की है। टीम एएसओजी जो कि पिलखुआ को देखती है, जिसमें एसआई नीरज कुमार तथा हापुड़ नगर की टीम ने एक बहुत ही बढ़िया खुलासा किया है। पिछले माह नवंबर में एक कलेक्शन एजेंट से लगभग 1 लाख रुपए की लूट हुई थी। एक संगठित गिरोह है, 5 सदस्यीय गिरोह है ये, जिसका लीडर मोनू है जो कि मेरठ का रहने वाला है, बहुत ही कुख्यात अपराधी है। लगभग इसके ऊपर 18-20 मुकदमे दर्ज हैं, संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। इनका गिरोह था। इस गिरोह ने रेकी करके इस कलेक्शन एजेंट से 1 लाख रुपए लूटे थे। उसके बाद मोटरसाइकिल चोरी की थी और मोबाइल फ़ोन भी इसने छीना था। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत थे इसमें हापुड़ देहात थाने में और हापुड़ नगर थाने में। उसका खुलासा हुआ। साथ ही साथ ये जो मोनू अपराधी है, ये मेरठ के विभिन्न मुकदमों में वांछित भी चल रहा है और उसकी बहुत ही तगड़ी दुश्मनी चल रही है मेरठ के गिरोह के साथ, जिसमें ये मर्डर करने की फिराक में था उस गिरोह के कुछ सदस्यों की। तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, जिसमें मैं पूरी टीम को, थाने की टीम एज वेल एज जो हमारी पिलखुआ की एसओजी टीम है, पिलखुआ सर्किल की एसओजी टीम है, दोनों को 15,000 रुपये की इनाम की घोषणा की। क्या क्या बरामद हुआ? इनके 38,000 रुपये जो लूट का माल है वो बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, साथ ही साथ अवैध हथियार इनके साथ पास से बरामद है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना जैनपुर पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 2 बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 1 अदद देसी तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 1 अदद चाकू नाजायज बरामद किया है। साथ ही चोरी के 3 जनरेटर भी पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश क्रमशः सोनू सोनकर, पुत्र विलास सोनकर, मोहल्ला समता नगर, कस्बा व थाना जैनपुर आजमगढ़, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। तो इन दूसरा अभियुक्त श्याम सुंदर राजभर पुत्र वासुदेव राजभर, मसौना थाना जैनपुर आजमगढ़ 36 वर्षीय बताया जा रहा है। ये गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर थाना जैनपुर पुलिस ने किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड जो हुआ उस समय राजनीतिक कारणों में बहुत चर्चा रहा, जिसकी जांच पहले बिहार पुलिस और उसके बाद एसआईटी ने की। उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच के बाद जब बिहार पुलिस की जांच पर सभी लोग राजनीति करते दिख रहे थे तो वे राजनीति से प्रेरित हो रहे थे। तब इस मामले में फंसे हुए निर्दोष लोगों के परिवार ने उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच की मांग के लिए दबाव डाले और उस मुकदमे में सीबीआई जांच के आदेश पर सीबीआई को दिखाया। कैसे जांच चाहते के दबाव में आए कि सीबीआई ने उन्हें निर्दोष लोगों को दोषी बनाया और फिर मामले को राजनीतिक रूप से मीडिया ट्रायल के कारण बिहार स्थानांतरित कर दिया गया। जिला न्यायालय साकेत में विशेष फास्ट ट्रैक अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी, क्योंकि इसमें पॉस्को और अपराध के स्वभाव की अन्य धारा शामिल थी। ऐसी तमाम बातें कही। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर बिहार में जो कि रजिस्टर्ड हुआ था पहले केस वहाँ, और उसके बाद इस केस की बिहार पुलिस ने जांच की और उसके बाद राजनीतिक दबाव की वजह से एसआईटी और उसके बाद सीबीआई जांच के लिए कहा। सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि जिन लोगों ने बालिका गृहकांड के जो अधिकारी थे, जिन्होंने बालिका गृहकांड मुजफ्फरनगर में अच्छी व्यवस्थाओं के लिए प्रयास किया, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए शिकायतें की, उच्च अधिकारियों की ऐसी व्यवस्था हो
उनको ही इसमें बिहार पुलिस ने मुलजिम बनाया। और जब उन्होंने ही पटना हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग की तो सीबीआई ने जांच में उन्हें ही मुलजिम बनाया और उन्हें उम्र कैद की सजाएं हुई हैं। और राजनीतिक तौर पर जब वहां केस पूरा राजनीतिक दबाव बना बिहार में, उसके बाद इस केस को ट्रांसफर करा दिया गया दिल्ली में। दिल्ली में मीडिया ट्रायल हुआ और मीडिया ट्रायल के बाद साकेत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साकेत की स्पेशल कोर्ट ने उसमें विभिन्न धाराओं में चार्ज फ्रेम किया, पॉक्सो लगाई, 376 दुष्कर्म और बहुत और अन्य धाराओं में केस को चार्ज हुआ। चार्ज के बाद उसमें आगे बहुत ही जल्दी इतने अधिक मुलजिम थे, इतने अधिक गवाह थे, इतने अधिक पुलिस के बयान थे, ये सब कुछ इनको इतनी जल्दी में किया गया। जस्टिस हरी मतलब जल्दी मीडिया ट्रायल, इसलिए उसमें स्पीडी ट्रायल के उसमें पूरी तरह से न्याय की अवधारणा हुई, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ। अब जो फाइल मेरे पास आई है जिसमें मैं अपील कुछ लोगों की तरफ से जिनको उम्र कैद और उसमें दी गई है, इसमें ऐसे बालिका गृह कांड, इसमें मुजफ्फरनगर के ऐसे अधिकारियों उसमें दोषी बनाए गए। कुछ तो उसमें के बने हुए चुनाव लड़े, चुनाव के बाद जीते भी अभी वर्तमान बिहार चुनाव में, और कुछ अभी तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। तो ऐसों की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में मैं क्रिमिनल अपील इसमें फाइल कर रहा हूं कुछ की तरफ से, जिसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए। किसी भी केस में मीडिया ट्रायल की वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से इस तरह से सजा नहीं होनी चाहिए। इससे कि न्याय की अवधारणा खत्म होती है, क्योंकि झूठे केस में झूठे लोगों को मतलब निर्दोष लोगों को जब फंसाया जाता है, वहां इम्प्लीकेट किया जाता है और जिन्होंने ही सीबीआई जांच की मांग की वही दोषी बना दिए जाएं, उन पर ही दोष मढ़ दिया जाए। इससे न्याय की अवधारणा कहीं न कहीं पूरी तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है और गलत होता है, जो कि न्याय की अवधारणा में नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं बालिका गृह कांड में गड़बड़ हुई, लेकिन उस गड़बड़ के जो सच्चे जिम्मेदार थे, जो पूरी तरह से जिम्मेदार थे, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, वो तो निर्दोष हो गए, वो तो बिहार में चुनाव लड़े, वो तो राजनीतिक दबाव का फायदा उठाते हुए उन्होंने आगे अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखा। और जो लोग निर्दोष थे, जो लोग अधिकारी थे, जो लोग बालिका गृह को अच्छा बनाना चाहते थे, सुधार के लिए जिन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखा, जिन्होंने इंस्पेक्शन कराए, जिन्होंने कई बार चीजें लिखी, कंप्लेंट की, उन्हें ही मुलजिम बना दिया गया कि क्यों तुम कह रहे थे, क्यों तुम शिकायत कर रहे थे, जो चल रहा था चलने देते, क्यों उस पर रोक लगा रहे थे, क्यों प्रतिबंध लगा रहे थे, उन्हें ही दोषी बना दिया गया। इससे न्याय की अवधारणा गलत होती है। इसके लिए अपील फाइल कर। मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी विजय कुमार पांजियार ने ठंड एवं कोहरे के मौसम से उत्पन्न कम दृश्यता के माहौल में संरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने एवं दोहरीकरण एवं सह विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से मऊ आजमगढ़ रेलखंड एवं मऊ खुरहट मोहम्मदाबाद एवं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक अपने निरीक्षण यान से सबसे पहले मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने मऊ स्टेशन पर परिचालनिक व्यवस्थाओं, स्टेशन पर कोरोना नियमावकों के अनुपालन, स्वच्छता एवं यात्री सुख सुविधाओं आदि का निरीक्षण किया। तदुपरांत वे मऊ आजमगढ़ रेलखंड पर स्थित खुरहट रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुरहट स्टेशन पर परिचालनिक व्यवस्थाओं, सुरक्षा उपकरणों, स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं की विकास योजनाओं का भी निरीक्षण किया। इसके पश्चात मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अपने निरीक्षण यान से मऊ आजमगढ़ रेल खंड का निरीक्षण करते हुए मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। आजमगढ़ जिले के अवंती पहलवानपुर सिरहा में किसान बिल को लेकर के 31वें दिन भी किसान बिल का विरोध किया गया। यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक किसान बिल या भाजपा सरकार के लोग वापस नहीं करते। समाजवादी योजना सभा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजी क्रांतिकारी ने कहा कि आज 31वें दिन किसान बिल का विरोध अवंती पहलवानपुर में किया और यह भाजपा सरकार सिर्फ किसानों को गुमराह कर रही है, किसानों के हक को यह मार रही है सरकार और उनका पूर्ण रूप से शोषण कर रही है। और हम समाजवादी पार्टी के लोगों को किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं है, ना हम बर्दाश्त करेंगे। जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा तब तक हम किसानों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे क्यों नहीं हम लोगों को जेल जाना हो, ये भी हम सहन कर लेंगे, लेकिन इस सरकार का शोषण सहन नहीं करेंगे। इस मौके पर अवधेश कुमार, सुरेंद्र यादव, मुलायम यादव, संतोष विष्णु, अनूप, सुनील कुमार, गुलशन, अभिषेक, बिट्टू, विधायक राम वृक्ष, उदयराज यादव, लालजी पासवान, चंद्रशेखर आदि लोग उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये आह्वान है कि हर गांव, हर घर जा करके लोगों से मिल करके यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक दिल्ली में किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता है। जब तक हम किसानों की बात को ये सरकार नहीं मानती है, भाजपा के लोग नहीं मानते हैं, तब तक ये आंदोलन गांव-गांव, घर-घर जा करके चलता रहेगा। हम लोग आज उसको लेकर के अवंती पहलवानपुर में
जो है कि ये कार्यक्रम किए हैं। हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं, भाजपा के लोगों से मांग करते हैं, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून वो अगर वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। ये भाजपा के लोग सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, गरीब किसानों को गुमराह कर रहे हैं, पिछड़ों दलितों को गुमराह कर रहे हैं, खेती कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहते हैं, ये उनके हक को मारना चाहते हैं। उनके जो अनाज हैं, गल्ला हैं, मंडियां हैं, ये उन धनाढ्य वर्ग के लोगों को देना चाहते हैं जो गरीब वर्ग का शोषण करे। अभी 1-2 साल तो ये अगर जो कानून लाए हैं, किसान बिल लाए हैं, उसको ला करके 1-2 साल सिर्फ जो है कि ठीक से मतलब खरीदारी करेंगे, फिर अपने मन से आप बता दीजिए कि एक दिन मेरे घर एक बनिया आया था, वो कहा कि आप मेरे पिताजी कहे कि चावल बेचना है, तो कहा कि मैं 15 रुपया लूँगा। तो धान की कीमत 18 रुपया कुछ पैसे है, 60 पैसे है, 70 पैसे है, लेकिन चावल बनिया 15 रुपया मिलेगा। आप सोच लीजिए, अगर इस समय अगर MFC लागू है, उस वक्त ये कार्य जो है कि ये लोग कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब ये कानून ला देंगे तो निश्चित तौर पे किसानों के साथ शोषण है और इस शोषण को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह कानून वापस करा के रहेंगे। इसको हम लोग जब तक यह लड़ाई हम लोगों की यह कानून वापस नहीं होता है तब तक यह लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी। आजमगढ़ के मेहनगर में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ता संघ मेहनगर द्वारा जनपद एटा के अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के ऊपर कातिलाना हमला और उनके घर की गई तोड़फोड़ व पुलिस द्वारा अधिवक्ता व उनके परिवार को मारपीट कर जेल में बंद करने के विरुद्ध आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को तहसील मेहनगर में उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह, अनिल वर्मा, एडवोकेट रामजन्म सिंह, विनोद कुमार सिंह, जयप्रकाश यादव, रविंद्रनाथ सिंह सहित तमाम अधिवक्ता उपस्थित रहे। अम्बेडकर नगर में आक्रोशित ग्रामीणों ने आलापुर थाने का घेराव किया। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात युवक राहुल कनौजिया की आलापुर थाने के पीछे सड़क के किनारे लाश मिली थी। पुलिस द्वारा इस मामले को एक्सीडेंट बताने पर ग्रामवासियों तथा परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए थाना आलापुर का घेराव किया गया है। थाना आलापुर में क्षेत्राधिकारी व संबंधित अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क के किनारे मिली लाश पर आलापुर थाने का घेराव किया है, क्योंकि पुलिस इसे एक्सीडेंट बता रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा स्थानीय प्रतिभा निकेतन स्कूल आजमगढ़ के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय हुनर रंग महोत्सव का भव्य उद्घाटन एसपी सिटी पंकज पांडे, डॉक्टर पीयूष सिंह, रमाकांत वर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया। आइए सभी अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल दीनू, संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, गौरव मौर्य ने अंग वस्त्रम प्रतीक चिन्ह से किया। हुनर संस्था आजमगढ़ के कलाकारों ने सुनील दत्त विश्वकर्मा के निर्देशन में अख्तर अली द्वारा लिखित नाटक अजब मदारी गजब तमाशा का मंचन किया। नाटक आज के वर्तमान व्यवस्था पे आधारित है। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर गहरी चोट की है। नाटक का मुख्य पात्र राजा के उलझुल फैसले जनता को सोचने पे विवश करते हैं। तो ये दूसरी प्रस्तुति विश्वरूपम कला संगम वाराणसी द्वारा रविकांत मिश्र के निर्देशन में ऐतिहासिक नाटक राजा विक्रमादित्य का भावपूर्ण मंचन किया गया। नाटक का लेखन रामकुमार वर्मा का है। तो वही तीसरी प्रस्तुति डीट जमशेदपुर द्वारा अनुज कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सर्वप्रथम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित नाटक हवालात का मंचन किया गया। नाटक में कलाकारों ने मानवीय मूल्यों की हो रहे हनन, व्यक्ति के अंदर छिपे हुए डर को उजागर करने का प्रयास किया। इस अवसर पर ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मानव, आरा बिहार, सुग्रीव मौर्य, सुजीत अस्थाना, वशिष्ठ सिन्हा, सुरेंद्र सागर दिल्ली उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मनीष रतन अग्रवाल, श्रीमती विजयलक्ष्मी मिश्रा, अजेंद्र, शशि सोनकर, डॉक्टर शशिभूषण शर्मा, कमलेश सोनकर, अमरजीत विश्वकर्मा, रवि चौरसिया लगे हुए थे। कार्यक्रम का संचालन संस्थान सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। ऐसा
एसडीएम फूलपुर की अध्यक्षता में तथा डॉक्टर राम आशीष सिंह यादव अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर की निगरानी में फूलपुर तहसील सभागार में कोविड-19 के अंतर्गत कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए कोविड-19 टीकाकरण हेतु तहसील स्तरीय समस्त चिकित्सा अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा पुलिस प्रशासन की समन्वयक बैठक आयोजित की गई। इस TDAF बैठक में डॉक्टर राम सिंह यादव ने विस्तार पूर्वक बताया, बेलगाम बढ़ रही कोरोना बीमारी को लगाम लगाने के लिए शासन स्तर से तैयारी लगभग हो चुकी है और कोरोना बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कोरोना वैक्सीन का इजाद हो चुका है और कोरोना टीकाकरण अगले महीने जनवरी 2021 में किया जाएगा। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर, आशा, आंगनबाड़ी तथा दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर, जिसमें सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी लोगों को टीका लगाया जाएगा। तीसरे फेज में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिरक्षित किया जाएगा। यह बैठक इसलिए की गई कि समस्त अधिकारी अपने स्तर से अपने अधीनस्थ विभाग के कर्मचारियों को सचेत कर दें। बलरामपुर के सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने विवाहिता के पति और उसकी सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। घटना सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के नवादा गांव की है। गांव के दिलशाद की पुत्री मोमिना की शादी 2 वर्ष पूर्व पड़ोस के गांव गोपालपुर के युवक जावेद से हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह करने के बाद कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। शादी के बाद जावेद अपनी पत्नी मोमिना के साथ लखनऊ में रहने लगा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के आपसी रिश्ते खराब होकर आपसी विवादों में बदलने लगे थे, जिसके कारण कुछ दिन पूर्व जावेद अपनी पत्नी मोनिका को लाकर उसके मायके में छोड़ दिया था। पुलिस को दिए गए तहरीर में मृतका मोमिना की मां ने आरोप लगाया है कि गुरुवार की शाम मोमिना के पति जावेद ने फोन कर उसे गांव के पश्चिम तरफ एक सुनसान जगह पर बुलाया था और उसी के बाद से दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका होने को लेकर तलाश किया जा रहा था। इसी दौरान आज सुबह मोमिना का शव पुआल के ढेर से बरामद हुआ। मृतका मोमिना की मां के तहरीर पर पुलिस ने उसके पति जावेद और उसकी सास के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या कुछ कहा CO उतरौला राधारमण सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 26/12/2020 को थाना सादुल्ला नगर में ग्राम निवादा के पास एक महिला का शव मिला, जिसकी शिनाख्त मोबिना पुत्री दिलशाद उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई। मृतका के परिजनों ने बताया कि मृतका की शादी फरवरी 2019 में हुई थी और मृतका का उसके पति के साथ दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। उसके पति के द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। मृतका के शव को कब्जा पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।